अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान शहज़ाद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आई एज एन ऑप्टिकल सिस्टम कैसे काम करती है। हमारी आँख के ऐसे कौन कौन से हिस्से हैं जो ऑप्टिकल मीडिया के तौर पर काम करते हैं, और कौन कौन सा पार्ट है जो हमें चीज़ों को दिखाने में जो है ना एक रोल प्ले करता है, और उसका कितना रोल होता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखिएगा ताकि आपको पूरा टॉपिक जो है वो डिटेल से समझ में आ जाए। अगर हम इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले, हमारा जो आँख है वो एक कैमरे के तौर पर काम करती है। अगर हम ये कहें कि जो कैमरा है वो हमारी आँख के देखने के कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए बनाया गया है, तो ये कहना गलत ना होगा। आप सब जो है ना वो कैमरे के फंक्शन से बाखूबी वाकिफ़ होंगे कि एक कैमरा जो है वो कैसे काम करता है। हम अपनी आँख को और कैमरे के फंक्शन को अगर इस एज अ रेफरेंस इस्तेमाल करके इन दोनों के फंक्शन को पढ़ेंगे तो आपको ये टॉपिक समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। जिस तरह एक कैमरे का जो शटर होता है आगे से, इसी तरह हमारी आँख के अंदर आईलिड्स होते हैं, तो ये शटर के तौर पर काम करते हैं। दूसरा जो जिस तरह एक कैमरे का फोकसिंग सिस्टम होता है, जो कि आप जिस चीज़ की भी तस्वीर ले रहे हैं उसको फोकस करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो लेंस जो होता है वो कैमरे के अंदर होता है। इसी तरह हमारी आंख के अंदर फोकस करने के लिए जो मेन स्ट्रक्चर, जो मेन मीडिया इस्तेमाल होता है वो कॉर्निया होता है और लेंस होता है। ये दोनों ऐसे पार्ट्स हैं जो कि लाइट रेज को क्या करते हैं, फोकस करते हैं हमारे पर्दे के ऊपर। तीसरी, जिस तरह कैमरे के अंदर फोकसिंग सिस्टम के पीछे जो होता है ना वो एक अपर्चर होता है और डायफ्राम होता है, और ये डिसाइड करते हैं कि कितनी लाइट ने अंदर जाना है। हमारी आई के अंदर ये जो फंक्शन है वो आयरिस और प्यूपिल जो है वो रोल प्ले करते हैं, और ये डिसाइड करते हैं कि कितनी जो लाइट है वो अंदर जानी है। प्यूपिल के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि जो है ना कितनी लाइट आँख के अंदर जाएगी। इसी तरह अपर्चर के बाद जो है, जिस तरह कैमरे के अंदर जाकर एक इमेज बनता है वो उसकी फिल्म के ऊपर जाकर बनता है, इसी तरह हमारी आँख के अंदर जो इमेज बनता है वो रेटिना पर जाकर बनता है, और रेटिना जो है वो उस इमेज को प्रोसेस करके ऑप्टिक नर्व के ज़रिए से जो है ना वो ब्रेन तक जाती है इमेज, और ब्रेन क्या करता है, इस सारे इमेज को प्रोसेस करता है और अगेन रिस्पॉन्ड करता है, और इसी तरह हम चीज़ों को देख सकते हैं। हमारी आई के अंदर जो ऑप्टिकल मीडिया है, आप जो है, अब हम कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो ऑप्टिकल मीडिया के तौर पर काम करते हैं। पहले पहले हमारा कॉर्निया है। कॉर्निया से पहले टीयर फिल्म भी है, लेकिन वो नेग्लिजिबल अमाउंट है, उसको हम ऑप्टिकल मीडिया के तौर पर कंसिडर नहीं करते। कॉर्निया है। कॉर्निया के बाद जो इंटीरियर चैम्बर में है वो एक्वस ह्यूमर है, और इसके अलावा हमारा क्या आता है, लेंस आता है उसके बाद, और लेंस के बाद जो है वो विट्रियस ह्यूमर है और रेटिना। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आकुलर मीडिया हम इसको कहते हैं, और ये सारे वो पार्ट्स हैं जो हमें चीज़ों को दिखाने में हेल्प करते हैं। अब इस कौन कौन से पार्ट का कितना रोल है वो हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले आपको जो है ना ये मीडिया का कॉन्सेप्ट समझना होगा। जिस तरह आपने मीडिया जो है ना, मीडिया, हर मीडिया की अपनी भी एक विस्कोसिटी होती है, और उसी विस्कास्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि वो जो है ना उसका कितनी पावर होती है उस मीडिया की विस्कासिटी के ऊपर। हमारे जो जितने भी स्ट्रक्चर हैं उसके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपको पता होना चाहिए। अब हम जो चीज़ें देख रहे होते हैं वो हम एयर के अंदर या अपने इन्वायरमेंट के अंदर देख रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो मेन रोल होता है वो एयर का होता है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.00 होता है। और हमारा जो पहला मीडिया है जिसको जो हम कार्निया कहलाता है, कार्निया का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.37। तो एयर और जो कार्निया है वो एक दूसरे के साथ जो टच में है, जब हमारी आईज ओपन होती हैं, तो इन जो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस है, इसमें क्या होता है कि वो कार्निया की जो पावर है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। हमारी आई की जो टोटल पावर है वो 58 डायोप्टर से लेकर 62 डायोप्टर तक है, और उसमें से जो मेन डायोप्टर पावर है वो कार्निया की है। कार्निया की कितनी, 43 डायोप्टर जो है ना वो कार्निया की पावर है। बाकी जो पावर बचती है वो बाकी स्ट्रक्चर्स की आती है। और कार्निया की जो ये ज़्यादा पावर जो है ये दो चीज़ों की वजह से है। एक तो आ जाता है कि इसका कर्वेचर। जब भी एक अगर प्लेन सरफेस हो तो उसमें से जो लाइट रेज हैं वो सीधी गुजर जाती हैं, अनडेविएटेड गुजर जाती हैं, क्योंकि अगर उसके अंदर कोई कर्वेचर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई भी पावर नहीं है, और लाइट रेज उसके अंदर से स्ट्रेट गुजर जाएंगी। जब भी आप किसी प्लेन सरफेस को कर्व देंगे, उसके कर्वेचर आएगा उसके अंदर, तो क्या होगा कि वो लाइट रेज को कन्वर्ज या डाइवर्ज करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब क्या है कि उसकी पावर जो है ना वो उसको पावर एक आ गई। तो जब भी मोर कर्वेचर का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा पावर।
तो दो चीज़ों की वजह से कार्निया की पावर ज़्यादा होती है, एक इसका जो है वो है इसका कर्वेचर, और दूसरी चीज़ जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस है, और ज़्यादा डिफरेंस है एयर के अंदर और कार्निया के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 है, और कार्निया का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एंटीरियर पार्ट ऑफ द कार्निया उसका 1.37 है, और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कार्निया उसका 1.33 है। तो इस तरह जो है ना, अगर हम एंटीरियर सरफेस ऑफ कार्निया को कैलकुलेट करें इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फार्मूला के मुताबिक, तो उसकी जो टोटल पावर बनती है वो +48 बनती है। और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कार्निया की अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, क्योंकि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कार्निया के पीछे जो है ना वो फिर क्या है, एक्वस ह्यूमर है। एक्वस ह्यूमर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया और एक्वस ह्यूमर का तकरीबन सेम है, उसका भी 1.336 है, और जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कॉर्निया है इसका भी 1.33 समथिंग है। तो ये जो नेग्लिजिबल अमाउंट है इसका अंदर क्या है कि कॉर्निया के जो बैक सरफेस है और उसके जो एक्वस ह्यूमर है, तो इसके वजह से जो है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो -5 में आता है। तो +48 हो गया हमारे एंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया की पावर, और -5 हो गया हमारे पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया की पावर। तो एंटीरियर सरफेस +48 और पोस्टीरियर सरफेस -5, तो जो रिजल्टेंट पावर बचती है कॉर्निया की वो है +43 डायोप्टर। इसी तरह एक्वस ह्यूमर का मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एक्वस ह्यूमर में और जो कॉर्निया का जो पोस्टीरियर सरफेस है उसमें कोई इतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस नहीं है, तो इसकी जो पावर बचती है वो नेग्लिजिबल होती है, पॉइंट समथिंग में होती है। इसी तरह एक्वस ह्यूमर के पीछे लेंस है, और लेंस की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का वो हम कैलकुलेट करते हैं 1.42 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगेन 1.33 और 1.42 ये भी थोड़ी सी जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज आया है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज आने की वजह से जो है तो लेंस की जो पावर आती है वो अगेन इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस की वजह से, और लेंस भी चूँकि कर्व्ड होता है तो इस वजह से भी जो है ना उसकी पावर आ जाती है। तो लेंस की जो पावर बचती है वो +14 टू +18 डायोप्टर तक इसकी पावर होती है। और उसके पीछे जो है लेंस के पीछे जो मटेरियल पड़ा है वो हमारा विट्रियस ह्यूमर है, और विट्रियस ह्यूमर जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.336 है। तो अगेन जब आप हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ जाते हो तो उसकी पावर जो होती है वो माइनस में चली जाती है, और जब आप लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ जाते हो तो उसकी जो पावर है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये आप कॉन्सेप्ट को समझें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज कितना आ रहा है कौन से मीडिया के अंदर, और उसकी वजह से जो चेंज आ रहा है वो सारा पावर की जो चेंज है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज की वजह से आ रहा है। तो ये सारे पार्ट से जब लाइट रेज गुजर जाती हैं तो वो जाकर फोकस होती हैं हमारे रेटिना के ऊपर। रेटिना क्या करता है, इन लाइट रेज को चेंज कर देता है नर्व सिग्नल्स के अंदर, क्योंकि ब्रेन जो है हमारी आँख जो दिमाग है बेसिकली वो ब्रेन है, वो सिर्फ एक ही ज़ुबान को समझ सकता है। जिस तरह कम्युनिकेशन का एक वे होता है कि हर किसी की अपनी ज़बान होती है और वो उसी ज़बान को ही समझता है, तो दिमाग का जो ज़बान है वो नर्व सिग्नल्स हैं। तो और हमारी आँख के पर्दे की वजह का जो लाइट रेज आ रही हैं वो लाइट सिग्नल्स हैं। तो लाजमी है कि इन लाइट सिग्नल्स को नर्व सिग्नल्स के अंदर चेंज किया जाए। तो ये जो रोल प्ले करता है ये रेटिना प्ले करता है। रेटिना क्या करता है, लाइट रेज को नर्व सिग्नल्स के अंदर चेंज कर देता है, और यही नर्व सिग्नल जो हैं ये ऑप्टिक नर्व के ज़रिए से जाकर ब्रेन में तक पहुंचती हैं, और ब्रेन क्या करते हैं चीज़ों को प्रोसेस करता है, और ये हमें बताता है कि ये जो है ना ये आपका फिलहाल इमेज है। तो ये सारी प्रोसेसिंग जो है वो ब्रेन के अंदर होती है। और इसी तरह रेटिना के अंदर हमारे डिफरेंट फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे रॉड्स होते हैं वो जो आपको डिम लाइट में देखने में हेल्प करते हैं, कोन्स होते हैं, कोन्स जो होते हैं वो आपकी कलर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। इसकी तरह कुछ फैक्टर्स हैं रेटिना के जो हमें कुछ डिटेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, एक जो है ना वो चीज़ों के हमें डिटेल्स को कम्प्लीटली बताता है। रेटिना को अगर आप समझें और कैमरे के अंदर समझें, कैमरे के अंदर जो फिल्म होती है वो बेसिकली क्या होता है, प्लेन होती है जहाँ पर जाकर इमेज बनता है, जबकि रेटिना जो है वो प्लेन नहीं है, वो थोड़ा सा कर्व्ड होता है। कर्व्ड होने की वजह से रेटिना, इसकी एडवांटेज क्या है कि जब रेटिना कर्व्ड है वहाँ पर जाकर लाइट रेज पड़ती हैं तो वो उसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो हमें बढ़ जाते हैं, चीज़ें हमें क्या होती हैं डिटेल से भी नज़र आती हैं और जो हमें वाइडली भी नज़र आती हैं। इसी तरह अगर आप कैमरे की तस्वीर को देखें तो वो इतना वाइड एंगल नहीं होता। वाइड एंगल जो है ना, जितना जितना आप उसके वाइड एंगल का कंसेप्ट ये है कि वाइड एंगल कैमरा कैसे काम करते हैं, वो जो उसकी फिल्म है उसको क्या कर देते हैं, कर्व करते हैं। जितना वो कर्व करते जाते हैं उसका एंगल जो है वो वाइड होता जाता है और फील्ड ऑफ व्यू बढ़ता जाता है, जबकि हमारा जो रेटिना है वो नेचुरली जो है वो कर्व्ड है, और इसी तरह हमें फील्ड ऑफ व्यू जो है हमारा वो ज़्यादा है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है हमारा आई का एज एन ऑप्टिकल सिस्टम के तौर पर कैसे काम करता है, और जो है
ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में समझाई हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को इसको माइंड में रखें, और ताकि आपको किसी को समझाने में जो है ना वो आसानी हो जाए। अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये हमें चीज़ें कैसे नज़र आती हैं या हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, तो एज एन आई फिजिशियन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, और आपको ये कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए कि कौन से सिस्टम के तौर पर ये हमारी आँख जो है वो काम करती है। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।